नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। अभी तक हमारी 2 डेमो क्लास हो चुकी हैं। ये हमारी डेमो क्लास नंबर 3 है। ठीक है, डेमो क्लास 3 है। तो आई होप कि आप लोगों ने दोनों डेमो क्लास को अच्छे तरीके से देखा होगा, नोट्स बनाया होगा। ठीक है, और दोनों ही डेमो क्लासेस में मैंने आपको क्लस्टर पॉइंट को समझाया है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के मैंने आपको क्लस्टर पॉइंट को समझाया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा क्लस्टर पॉइंट। तो जिन स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप लोग आगे भी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करेंगे और आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, इसी तरीके से सेमेस्टर 2 में लीनियर अलजेब्रा के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट का पेड कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, आज मैं आप लोग को बताऊंगा एक थ्योरम है जो कि क्लस्टर पॉइंट से रिलेटेड है। तो क्लस्टर पॉइंट सभी ने अच्छी तरीके से समझा है, मैंने आपको बताया है 2 क्लासेस में। तो आज मैं आपको थ्योरम करवाऊंगा। ये थ्योरम है हमारी, यहाँ पे लिख लीजिए थ्योरम 4.1.2। देखिए, इसका स्टेटमेंट है ए नंबर सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर, कोई एक हमारे पास रियल नंबर है, इसको हम लोग क्लस्टर पॉइंट कह रहे हैं। इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सेट ए। ठीक है, ए सेट का क्या है, क्लस्टर पॉइंट है और ए हमारा रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, तो सी हमारे पास क्या है, एक क्लस्टर पॉइंट है सेट ए का। तो यहां पर कंडीशन है आपके पास इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस मिल जाएगी एन, सीक्वेंस को हम लोग कह रहे हैं एन सीक्वेंस मिलेगी इन ए सेट ए सच दैट की लिमिट ए एन इजकल टू क्या होगा, सी हो जाएगा। एंड जो ए एन है वो हमारा सी के इक्वल नहीं होगा फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी ए एन यानी कि ए वन ए टू ए थ्री कोई भी नंबर हमारा सी के इक्वल नहीं होगा। तो चलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हमको जो कंडीशन गिवन है वो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन गिवन है ना। ऐसी कंडीशन गिवन है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन गिवन है, यानी कि हम जब इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो 2 पार्ट में प्रूफ करेंगे। पहले एक होगा आपका फॉरवर्ड पार्ट। ठीक है, फॉरवर्ड पार्ट आप लोगों ने रियल एनालिसिस पढ़ी है सेमेस्टर 1 में, तो वहां पर भी इस तरीके की चीजें यूज की होंगी, फॉरवर्ड पार्ट और कन्वर्स पार्ट। जब भी आपको इफ एंड और लीफ कंडीशन दिखेगी तो फॉरवर्ड पार्ट और कन्वर्स पार्ट में आप लोग इस थ्योरम को 2 पार्ट में प्रूफ करोगे। ठीक है, आप कहोगे यस सर। अब देखो दूसरी बात है कि इस थ्योरम को समझना है हमें। तो इस थ्योरम को देखो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमारी एक रियल लाइन है, ये रियल लाइन मैंने बना दी, इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट है। हमने एक क्लस्टर पॉइंट ले लिया। सबसे पहले तो यहाँ पर सेट ए बनाओ, ये हमारा सेट ए है। क्या है ये सेट ए है हमारा, और इस सेट का मैंने एक क्लस्टर पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ये सी है जो हमको गिवन है। सेट ए का क्लस्टर पॉइंट सी है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमको क्या मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ए एन, हमको ए एन सीक्वेंस मिल जाएगी ए में। अब ये सीक्वेंस कहाँ से आ गई, है ना, सीक्वेंस को इंक्लूड किया है इस पर। तो देखो यदि मैंने यहाँ पर ऐसे समझो, यदि मैंने यहाँ पर डेल्टा को लेट कर लिया, लेट डेल्टा 1 मैंने ले लिया, 1 ले लिया, तो हमको सी का नेबरहुड मिलेगा यहाँ पर। तो सी का नेबरहुड क्या हो जाएगा, यदि मैंने डेल्टा को 1 लिया है तो आप कहोगे कि सर सी का जो नेबरहुड है वो यहाँ पर इस टाइप से बन जाएगा, ये
है ना। यहाँ पर आ जाएगा आपका C+1 C प्लस डेल्टा और इधर आएगा C माइनस डेल्टा यानी C-1 आ जाएगा। आप कहोगे यस सर, इतना हमारे समझ में आ गई बात। तो यदि ये बात समझ में आ गई है तो इसी को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये क्या है, A1 है। इसी को मैंने नाम दे दिया A1। फिर इसी तरीके से यदि मैंने यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू, दूसरा डेल्टा यदि मैंने चूज कर लिया, छोटा डेल्टा ले लिया, हाफ ले लिया, ठीक है, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। डेल्टा को मैंने क्या ले लिया, हाफ ले लिया। यदि डेल्टा हाफ ले लेते हैं तो यहाँ पर फिर से इसका सी का आप डेल्टा नेबरहुड बनाओगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका सी का नेबरहुड ये, यानी कि ये हो जाएगा आपका C-1/2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका C+1/2। इसको मैं नाम दे देता हूँ A2। ठीक है, आप कहोगे यस सर। तो इसी तरीके से आप सीक्वेंस बनाते जाओगे, यहाँ पर जैसे जैसे सी के पास आओगे एक सीक्वेंस बन जाएगी, जैसे जैसे सी के पास आओगे एक सीक्वेंस बन जाएगी, A2 फिर A3 फिर A4। इसी तरीके से इधर भी, ठीक है, यहाँ पर आएगा पहले A1 फिर A2 फिर A3 फिर A4। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसे आए, देखो A1 फिर आए A2 फिर आए A3 फिर आए A4। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं यानी कि AN की तरफ जा रहे हैं, तो हम कहाँ पहुंचते जा रहे हैं, हम लोग C की तरफ पहुंचते जा रहे हैं। पहुंचते जा रहे हैं कि नहीं पहुंचते जा रहे हैं, आप कहोगे यस सर C की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। इसी चीज को हमको यहाँ पर दिखाना है कि लिमिट AN, जैसे ही हम लोग N को इनफाइनाइट की तरफ ले जाएंगे तो AN किधर की तरफ जाएगा, AN C की तरफ चला जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम लोग N को इनफाइनाइट की तरफ लेते जाएंगे उतना ही हम लोग C के करीब पहुंचते जाएंगे। तो यही लिमिट हमको यहाँ पर प्रूफ करनी है कि लिमिट AN इजकल टू C हो जाएगी। एक सीक्वेंस मिलेगी, सीक्वेंस हमको यहाँ पर ये मिल गई इस टाइप की, और ये सीक्वेंस जैसे जैसे आप इनफाइनाइट की तरफ ले जाओगे तो AN जो है वो C की तरफ जाएगा, N इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो AN C की तरफ जाएगा, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो यहाँ पर देख लो, जो आपका स्टेटमेंट दिया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको n टेंडिंग टू इनफाइनाइट नहीं दिया है। तो यहाँ पर कोई ये जरूरी नहीं होता है कि हर जगह आपको n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिख करके देगा ही। आपने रियल एनालिसिस में सेमेस्टर 1 में भी देखा होगा कि लिमिट और सीक्वेंस डायरेक्ट लिखी रहती है, तो वहां पर n का मतलब क्या है कि n इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। ये नहीं दिया है तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर हमको सीक्वेंस मिलेगी और उसकी लिमिट C के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज और मेंशन कर सकते हैं कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इस तरीके से आप लोग डेल्टा n तक आएंगे। समझ रहे हैं बात को, आप लोग वैल्यू पुट करते जाएंगे, डेल्टा n लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/n आ जाएगा। थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया या नहीं आया कि सीक्वेंस कैसे मिलेगी। ठीक है, यदि सीक्वेंस मिल गई तो उसकी लिमिट निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे n को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाएंगे उतना ही हम लोग C के करीब पहुंचते जाएंगे, यानी कि AN C की तरफ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आप कहोगे यस सर, इतना हमारे समझ में आ गई बात। तो चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ लिखते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए प्रूफ। देखिए प्रूफ में मैंने आपको बताया कि हम इसको दो पार्ट में प्रूफ करेंगे। पहले हम लोग इसका फॉरवर्ड पार्ट प्रूफ करेंगे, यहाँ पर लिखिए फॉरवर्ड पार्ट। ठीक है, फॉरवर्ड पार्ट में हम लोग गिवन क्या मान करके चलेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए गिवन, हम लोग गिवन मान करके चलेंगे इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट। तो इफ एंड ओनली इफ के पहले हमें क्या गिवन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी इज ए क्लस्टर पॉइंट, सी इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ सेट ए, ए सेट का क्लस्टर पॉइंट है। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो वो भी लिखिए, हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव, देखो प्रूव हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि हमें एक सीक्वेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, सीक्वेंस एक्शन, हमको एक एक्शन, एक्शन नहीं है एन सीक्वेंस है, तो एन ही आप लिख लीजिए, एन सीक्वेंस सच दैट, कि हम लोग ये कहेंगे कि लिमिट एन
जो होगी वो आपकी सी हो जाएगी एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू सी फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये हमको प्रूफ करना है। हमको यस सर, यानी कि हमको ये चीज प्रूफ करना है। चलिए, हमको प्रूफ करना है कि ए एन सीक्वेंस की लिमिट सी होगी। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखिए सिंस हमको गिवन क्या है, तो आप कहोगे कि हमको गिवन है कि सी इज ए क्लस्टर पॉइंट। सी इज ए क्लस्टर पॉइंट, है ना। सी हमको गिवन है कि सी हमारा क्या है, क्लस्टर पॉइंट है। आप कहोगे यस सर। तो यदि सी क्लस्टर पॉइंट हमको गिवन है तो हम लोग डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, कर सकते हैं। आप कहोगे यस सर, क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन लिख देंगे हम लोग कि फॉर ईच डेल्टा, है ना, यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। हम कोई भी डेल्टा, जैसे अभी ऊपर मैंने लिया था डेल्टा 1, फिर 1/2, फिर 1/3, इस तरीके से। तो हम लोग कोई भी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो हम कहेंगे यदि सी क्लस्टर पॉइंट है तो हमें सेट के एलिमेंट जरूर मिल जाएंगे, ए बिलोंगिंग टू सेट ए, यानी सेट के एलिमेंट जरूर मिल जाएंगे कि सच दैट जो सेट के एलिमेंट होंगे ए, ये सी से डिफरेंट होंगे, इज नॉट इक्वल टू सी। यही तो कहती है डेफिनेशन कि सेट के एलिमेंट जरूर मिलेंगे, सी से डिफरेंट सेट के एलिमेंट जरूर मिल जाएंगे कि सच दैट, यहाँ पे लिखेंगे एंड ये जो ए होंगे ये बिलोंग कर रहे होंगे कहाँ पर, सी के नेबरहुड में। तो सी का नेबरहुड बना लो, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, ये बन गया नेबरहुड। आप कहोगे यस। अब देखो इसी चीज को, ये जो यहाँ पर मैंने चीज लिख दी, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो आप कहो कि सर इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा, या तो इसको कह दीजिए या इसको कह दीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसको लेकर के चलेंगे। बात क्लियर है आप लोग को? आप कहोगे यस सर। अब देखो, ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट हमने लिखा है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगा। आप कहोगे यस सर, क्योंकि हमको गिवन है कि सी क्लस्टर पॉइंट है, तो हमने केवल क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन लिख दी है और ये डेफिनेशन हमारी ट्रू होगी क्योंकि गिवन है हमको सी क्लस्टर पॉइंट है ना। चलिए, यदि ये डेफिनेशन ट्रू है तो इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है, इस डेफिनेशन में कहा गया है कि डेल्टा हम लोग फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, कोई भी डेल्टा हम लोग ले लें तो हम ये कंडीशन यहाँ से कह सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा, है ना। यानी सी से डिफरेंट हमको कोई सेट के एलिमेंट मिलेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे यदि हम कोई भी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो लें, तो ऐसा हो जाएगा क्योंकि सी हमको गिवन है कि क्लस्टर पॉइंट है। आप कहोगे यस सर, इतना समझ में आ गया हमारे। तो देखो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, डेल्टा लेकर के देखते हैं। तो यहाँ पर लिखिए फॉर, या ऐसा लिख लीजिए इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर यहाँ पर लिखिए फॉर डेल्टा की वैल्यू मैंने ले ली 1, जैसे मैंने अभी ऊपर भी आपको दिखाया था डेल्टा की वैल्यू 1 लेकर के। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि यदि डेल्टा 1 हमने लिया है तब भी हमको कोई सेट का एलिमेंट जरूर मिलेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे लिखिए देयर एग्जिस्ट, हमको सेट का एलिमेंट मिल गया A1 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, एक एलिमेंट मिल गया सच दैट, ये जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस पर कोई ऐसा नहीं कि क्यों मिल गया, ये कंडीशन ही हमारी कह रही है कि जरूर मिलेगा। तो मान लिया हमने कि A1 मिल गया और ये A1 हमारा क्या नहीं होगा, सी के इक्वल नहीं होगा, यानी सी से डिफरेंट हमको एक सेट का एलिमेंट मिलेगा। एंड ये जो A1 है ये कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, सी के डेल्टा नेबरहुड में। डेल्टा हमारा क्या है 1, यहाँ पे लिखेंगे सी माइनस 1 और कामा सी प्लस 1 में बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए, और आप इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं कि A1 माइनस सी का जो मॉड है ये आपका लेस देन होगा डेल्टा से। डेल्टा हमने लिया है 1 से, तो ये कंडीशन होल्ड होगी। आप कहोगे यस सर, ये कंडीशन होल्ड होगी, है ना। इसी तरीके से यदि मैं डेल्टा को और छोटा ले लूं, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने डेल्टा और छोटा ले लिया, फॉर डेल्टा इजकल टू मैंने ले लिया 1/2। ठीक है,
ऊपर भी देखो यही चीज मैंने आपको करके बताया है। यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू लेते गए हैं, हमको सीक्वेंस मिल गई है A1 A2 A3 AN। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ काम। यहाँ पर डेल्टा यदि हम 1/2 ले लेंगे तब भी यहाँ पर हमको सेट का कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलेगा। तो आप लिखेंगे A2 हमको मिल जाएगा सेट का एलिमेंट सच दैट कि ये जो A2 है ये हमारा इज नॉट इक्वल टू होगा C के, यानी C से डिफरेंट हमको एक सेट का एलिमेंट मिलेगा। एंड यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि A2 माइनस C का जो मॉड है वो लेस देन होगा डेल्टा, और डेल्टा हमने चूज किया है 1/2। तो ये कंडीशन होल्ड होगी, आप कहोगे यस सर। तो इसी तरीके से ये काम हमारा चलता जाएगा। डेल्टा की वैल्यू आप 1/2 1/3 आप इस तरीके से लेते जाओगे, तो यहाँ पर भी हमको ये कंडीशन इस तरीके से मिलती जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड सो ऑन हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू इसको करेंगे। हम लोग फिर लास्ट में मैं n के लिए आपको दिखा रहा हूँ, डेल्टा इक्वल टू जब मैं आपको ले लूंगा, आपके लिए लूंगा 1/n, देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर भी हम कहेंगे कि सेट का एलिमेंट हमको an मिलेगा बिलोंग्स टू a सच दैट कि an जो होगा वो c के इक्वल नहीं होगा। एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि an माइनस सी का जो मॉड है वो लेस देन किससे हो जाएगा 1/n से। ये भी कंडीशन ट्रू होगी, आप कहोगे कि सर ये भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज और मेंशन कर दीजिए, क्योंकि n आ गया है तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप लिख लीजिए an इज नॉट इक्वल टू c फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये लिख लीजिए आप n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पर लिख लीजिए एंड। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी होल्ड होगी। अब यदि ये कंडीशन हमारी होल्ड हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि ये n हमारा इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा तो इधर इधर साइड क्या बन जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? भाई इनफाइनाइट हम रख नहीं देंगे, इनफाइनाइट कोई रियल नंबर नहीं है, इनफाइनाइट आप रख दोगे। लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर लिख लीजिए आप ऐसा, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n यदि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, n यदि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो फिर an किधर की तरफ गया? an हमारा c की तरफ गया। इस डेफिनेशन का, इस कंडीशन का मतलब ही यही है। बात समझ में आ रही है? इस डेफिनेशन का मतलब ही यही है कि यदि यहाँ पर n को हम लोग इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहे हैं तो an c के इक्वल नहीं हो जाएगा, an c की तरफ टेंड करेगा, an c की तरफ टेंड करेगा। यहाँ पर लिखिए वी हैव, यदि n इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो वी हैव, आपने देखा नहीं अभी ऊपर कि जैसे जैसे हम लोग n को इनफाइनाइट की तरफ लेते जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो सीक्वेंस है हमारी ये वाली, तो ये c की तरफ जा रही थी, है ना? ये A1 A2 A3 किधर की तरफ जा रहे थे? c की तरफ जा रहे थे। तो ये c की तरफ कब जा रहा था? जब हम लोग 1 2 3 4 5 ये जो n है इसको इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जा रहे हैं, जितना बड़ा लेते जाएंगे उतना ही c के करीब पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि n को यदि हम लोग इनफाइनाइट की तरफ ले जाएंगे तो A1 A2 A3 A4 किधर की तरफ जा रहे हैं? c की तरफ जा रहे हैं, चाहे आप इधर से आइए या लेफ्ट से आइए या राइट से आइए। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर भी कि जैसे आप n को इनफाइनाइट की तरफ लेकर के जाएंगे तो an हमारा c की तरफ जाएगा। तो वी हैव an टेन टू c, और an टेन टू c इसका मतलब ही यही है ना? इस चीज का मतलब क्या है? ये जो चीज यहाँ पर मैं लिख दी इसका मतलब ये होता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an इजकल टू c। ठीक है, इसका मतलब यह है कि n यदि इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो an c की तरफ जा रहा है। an इजकल टू c का मतलब होता है यदि लिमिट लगा है तो इसका मतलब होता है कि an c की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये यहां से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस कंडीशन का मतलब है कि लिमिट an क्या हो गई? c हो गई, और यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर जो an है ये हमारा सेट का ही एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट का एलिमेंट है। एंड
ये भी बताएंगे कि ए एन हमारा इज नॉट इक्वल टू सी है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया? जो प्रूफ करना था आप कहोगे यस सर प्रूफ हो गया। अब इसका हम लोग कन्वर्स पार्ट देखते हैं। चलिए इसका अब हम लोग कन्वर्स पार्ट देखेंगे। यहाँ पे लिखिए कन्वर्सली, कन्वर्सली अब यहाँ पर हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे, तो यहाँ पे लिखिए एज्यूम इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर लेट करके चलेंगे, गिवन मान करके चलेंगे। तो एज्यूम, अब हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, गिवन मान करके चल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस है ए एन इन ए। ठीक है, ए सेट में हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसे हम लोग ए एन कह रहे हैं, सच दैट ये सीक्वेंस किस कंडीशन को फॉलो कर रही है, ये सीक्वेंस फॉलो कर रही है लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन इजिकल टू सी है। ठीक है, एंड जो ए एन है वो सी के इक्वल नहीं है फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल। ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, गिवन मान करके चल रहे हैं। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो वो भी लिखिए यहाँ पर, टू प्रूव, टू प्रूव हमको इस बार प्रूफ क्या करना है, तो आप कहो कि सर इस बार हमको प्रूफ करना है सी इज ए क्लस्टर पॉइंट। इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट प्रूफ करना है, यानी कि सी इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमको इस बार गिवन है कि लिमिट हमको गिवन है ए एन सीक्वेंस की सी है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यदि लिमिट गिवन है हमको, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आपने सेमेस्टर 1 में रियल एनालिसिस में पढ़ रखी है। ठीक है, तो यदि नहीं पढ़ रखी है तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, है ना, आपको समझ में आ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं पढ़ रखी है सेमेस्टर 1 में चीजें तो नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। लिमिट ए एन इक्वल टू सी हमको गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेशन तभी अप्लाई करते हैं जब हमको लिमिट गिवन होती है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग कोई एप्सिलॉन हम लोग ले करके चलेंगे, तो यहाँ पर लिखिए फॉर, या ऐसा लिख लीजिए कि सिंस, इस बार हमको गिवन है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि देन फॉर ईच, या एवरी लिख लीजिए ज़्यादा सही रहेगा, फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन, ये मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ जब हमको ये गिवन होती है लिमिट, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, देन फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, हमको एक नेचुरल नंबर जरूर मिल जाता है, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन ऐसा कहती है। नेचुरल नंबर के कह लीजिए या कैपिटल एन ले लीजिए, नेचुरल नंबर एन सच दैट, जिन लोगों ने भी मुझसे पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में, तो ये सारी चीजें उन लोग को बहुत आसान लग रही होंगी, है ना, कि हमको जरूर मिल जाएगा कि हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे कि यहाँ पर सीक्वेंस, सीक्वेंस है हमारे पास ए एन माइनस एल, एल है हमारे पास सी, लिमिट ये हमारा लेस देन होगा एप्सिलॉन से, फॉर ऑल यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, एन इज ग्रेटर इक्वल कैपिटल एन। ठीक है, ये होती है हमारी डेफिनेशन कन्वर्जेंस की। तो ये हमको गिवन था तो हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस आप लिख सकते हैं इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमने जैसे कोई एक वैल्यू ले ली, जैसे ए वन है ना, यहाँ पर देखो ये जो ए एन है ना,
तो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो इस तरीके से A1, A2, A3, A4, ए के, ए एन, ये सभी सेट के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ए के माइनस सी, एन की जगह मैंने ए के कर दिया है, लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंड, ये जो ए के है हमारा सी के इक्वल नहीं है, ए के इज नॉट इक्वल टू सी। और ए के जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है कहाँ से, सेट ए से। सेट ए में हमने एक एलिमेंट लिया है जो कि सी से डिफरेंट है, तो उन दोनों का मॉड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और यही डेफिनेशन होती है किसकी, क्लस्टर पॉइंट की। क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन यही तो होती है कि एक नंबर हमको मिल जाए जो कि सी से डिफरेंट हो, सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए वो, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन या हम लोग इसको डेल्टा कहें तो उससे हमारा क्या हो, लेस हो। यही तो होती है डेफिनेशन। देखो मैं फिर से आपको दिखाई दे रहा हूँ, ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी थी, ये देखो, हमको एक सेट का एलिमेंट मिल जाए, ठीक है, कि लेकिन ये सेट का एलिमेंट सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, और इस सेट का एलिमेंट और माइनस सी का जो डिफरेंस है वो डेल्टा से कम हो जाए, डेल्टा ले लो या एप्सिलॉन ले लो। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हमने दिखा दी। तो यदि ये चीज़ होल्ड हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि सी हमारा क्या है, क्लस्टर पॉइंट है। तो बस यही चीज़ हमने को यहाँ से दिखाना था। आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज सी इज ए क्लस्टर पॉइंट, सी इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इस तरीके से इस थ्योरम को आपने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ठीक है, फॉरवर्ड पार्ट भी और कन्वर्स पार्ट भी दोनों मैंने कंप्लीट प्रूफ करवा दिया है। तो आई होप कि ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छे से मैंने आपको इस थ्योरम को समझाया है, इस थ्योरम का प्रूफ। तो आप लोग तैयार करिएगा इस थ्योरम के प्रूफ को। और आगे भी यदि आप लोग क्लासेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख ही रहा है, कांटेक्ट करिए और इसका पेड कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। एक ही थ्योरम मैंने करवाई है इस क्लास में, लेकिन बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है आपको, इसका बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप लोग इसको तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।